हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग की यूपीटीपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट नॉटर का जो अब नेक्स्ट पेपर होने वाला है वो 16 फरवरी को जो डेट आई है, तो उसके लिए हम एक नई एग्जाम की स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे थे। तो जिसमें पहले हम देख रहे हैं कि अभी जो करंट में पेपर हुआ है 5 जनवरी को, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। तो इसका पार्ट 1 मैंने अपलोड किया था। इसमें 30 क्वेश्चन आप लोग को कराए थे। अगर वीडियो नहीं देखी तो जरूर से देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको उस वीडियो का। तो उसमें हमने 30 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर लिया था कि क्या किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं, कितने डीप तक पूछा गया है, कौन कौन से टॉपिक्स से ज्यादा क्वेश्चंस बने हैं। अब उसके आगे ही हम 31st क्वेश्चन लेंगे और आज आपका कंप्लीट पेपर हो जाएगा कि कॉमर्स का जो सेक्शन रहा है उसमें से किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। तो आई वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। आप लोग के लाइक बहुत कम आते हैं, तो लाइक जरूर से कर दिया करिए। आइए इसमें देखते हैं 31st क्वेश्चन क्या है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि जो कैग कहते हैं जिसे करने की नियुक्ति करते हैं? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल अपॉइंट द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग, यानी कि कौन सी सेक्शन होती है जिसमें कैग की नियुक्ति की जाती है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पर पूछा गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। अभी सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिला है कि इसमें पूछा गया था कि कौन नियुक्ति करता है, तो यहाँ पर आंसर दे दिया। तो कई बार क्वेश्चन पेपर जो होता है ना, तो उसमें भी तो ध्यान से समझा करिए। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको रीचेक करने का भी इजिली मिल जाता है ऑप्शन, कि क्वेश्चन में ही आप इस तरह से क्वेश्चन दे रखे होते हैं कि आपका आंसर रीचेक हो जाता है। जैसे यहाँ पर खुद बता दिया गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। यहाँ पर कौन सा आर्टिकल में किया जाता है, ये क्वेश्चन जो है आर्टिकल 148, 15, 370, 35A, नन ऑफ द अबव। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो मैंने कैग पर आप लोग को क्लासेस की वीडियो प्रोवाइड कराई थी जिसमें हमने देखा था कौन सा सेक्शन हो जाता है। वो हो जाएगा आपका आर्टिकल 148, अनुच्छेद 148। जो पेपर में आपके आए हैं तो ज्यादातर सेक्शन बहुत पूछे गए। यहाँ पर सेक्शन होता है वहां पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है पेपर, क्योंकि इतने सेक्शन अलग अलग याद रख पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो जैसे कि जीएसटी है, ज्यादातर याद रहता है उसके सेक्शन, लेकिन यहाँ पर जो और भी चीजों के सेक्शन आए हैं तो उस पर एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, इसमें हम ये सारे सेक्शन को कवर करेंगे। तो यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन ए। चलिए इस क्वेश्चन लेते हैं। किस प्रणाली के तहत खरीदार तुरंत माल का कब्जा प्राप्त करता है और किस्तों में कुल किराया खरीद मूल्य का भुगतान करने के लिए सहमत होता है? प्रत्येक किस्त की अंतिम किस्त के भुगतान तक किराया शुल्क के रूप में माना जाता है जब माल का स्वामित्व विक्रेता से खरीदार को स्थानांतरित हो जाता है। अंडर विच सिस्टम द बायर acquires the possession of the goods immediately and agrees to pay the total hire purchase price in installments. Each installment is treated as a hire charge until the payment of the last installment when ownership of goods passes from the seller to the buyer. तो कौन सा प्रणाली होती है? तो ये बेसिकली आपकी एक समझ लीजिए डिफिनेशन दे रखी है। तो कौन सी चीज की है ये आपको बताना है। इंस्टॉलमेंट लोन की है, हायर परचेज की है, इंस्टॉलमेंट परचेज की है, अकाउंटिंग फॉर लीज की है, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो ये किसकी डिफिनेशन हो जाएगी? तो ये किसकी डिफिनेशन दे रखी? साफ साफ कहा है कि खरीदार तुरंत माल का कब्जा प्राप्त करता है, यानी कि ओनरशिप जो होती है वो ट्रांसफर हो जाती है और किस्त में कुल किराया खरीद मूल्य का भुगतान करते हैं। जो किस्त होती है इंस्टॉलमेंट दे रहे होते हैं उसमें हम टोटल हायर परचेज प्राइस जो होता है उसका ही भुगतान कर रहे होते हैं, उसका हम पेमेंट कर रहे होते हैं। भुगतान करने के लिए सहमत होता है। प्रत्येक किस्त को अंतिम किस्त के भुगतान तक किराया शुल्क के रूप में माना जाता है, यानी कि यहाँ पर कितनी हिंट्स इसमें आपके क्वेश्चन में खुद दे रखी हैं, ध्यान से अगर देखेंगे आप तो किराया शुल्क के रूप में माना जा रहा है। नाम से क्लियर हो गया कि कौन सा आपका सिस्टम हो जाएगा, हायर परचेज किराया खरीद सिस्टम हो जाएगा, या किराया क्रय प्रणाली भी इसे कह सकते हैं। किस भुगतान नहीं है या कि किराया क्रय प्रणाली, दो में ही आपको कंफ्यूजन होगी। एक हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट। यहाँ पर क्या है, हायर परचेज है, किराया क्रय है, ना कि इंस्टॉलमेंट सिस्टम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसमें एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट था कि जब माल का स्वामित्व विक्रेता से खरीदार को स्थानांतरित हो जाता है, यानी कि अंतिम किस्त के भुगतान तक किराया शुल्क माना जाता है जब माल का स्वामित्व विक्रेता को हस्तांतरित हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कौन सा सिस्टम है? हायर परचेज सिस्टम है, ना कि इंस्टॉलमेंट। तो इस पर ये दोनों चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाई हुई हैं। अगर आपने क्लासेस की वीडियोस देखी होंगी तो आपके लिए बहुत ही इजी रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल ह्रास की किस विधि के तहत संपत्ति के
मूल मूल्य को एक निश्चित प्रतिशत हर साल बट्टे खाते में डाला जाता है। Under which method of depreciation a fixed percentage of the original value of the asset is written off every year. Insurance policy, fixed installment, annuity, depreciation fund, none of the above. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिप्रिसिएशन से आपके बहुत से क्वेश्चंस बने हैं और स्पेशली अलग अलग जो मेथड्स होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे गए। तो यहाँ पर जो पूछा है कि संपत्ति के मूल मूल्य यानी कि जो संपत्ति है उसका जो मेन ओरिजिनल वैल्यू होती है उसके एक निश्चित प्रतिशत से रिलेटेड जो होता है वो हर साल बट्टे खाते में एक अलग से खाता खोला जाता है। उस खाते में हर साल जो होता है एक फिक्स परसेंटेज से ट्रांसफर कर दिया जाता है अमाउंट, जिससे कि जब भी जो संपत्ति है या जो भी एसेट होती है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी तो वहां पर क्या रहेगा कि इतना अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा कि हम नई संपत्ति को खरीद सकेंगे। तो कौन सा मेथड होता है, कौन सी विधि होती है? बीमा पॉलिसी, निश्चित किस्त, वार्षिकी, मूल्यह्रास निधि और में से कोई नहीं। तो सिंपल आपको समझ में ही आ रहा है, फिक्स उससे डाल रहे हैं किसी एक खाते में डाल रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा? निश्चित किस्त हो जाएगी, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट सिस्टम हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एन्युटी में। यहाँ पर वार्षिकी नहीं है, ये आपका फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट है जो कि निश्चित प्रतिशत पर डाला जा रहा है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को सुपर ग्रुप और सब ग्रुप के बीच एक निश्चित संबंध द्वारा वर्णित किया जाता है। डैश इज डिस्क्राइब्ड बाय ए डिफिनिट रिलेशनशिप बिटवीन सुपर ग्रुप एंड सब ग्रुप। ग्रुप कोडिंग, ब्लॉक कोडिंग, ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स, हिस्ट्री ऑफ अकाउंट्स, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें से किसका जो संबंध है वो सुपर ग्रुप और सब ग्रुप एक तरह से ये है किससे रिलेटेड? जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो आपस में जो भी संबंध एक दूसरे के साथ होते हैं, स्ट्रक्चर ऐसे मैट्रिक्स होता है, हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल है, किस तरह का होता है, तो उसमें जो अकाउंट अलग अलग से रखे जाते हैं तो आपस में उनका स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, वो कहलाता है आपका पदानुक्रम खाते यानी कि हिस्ट्री ऑफ अकाउंट्स। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कार्ड सामग्री की प्राप्ति और जारी करने का रिकॉर्ड बनाता है और स्टोर के प्रत्येक आइटम के लिए रखा जाता है? विच कार्ड मेक्स अ रिकॉर्ड ऑफ द रिसीप्ट एंड इशू ऑफ मटेरियल एंड इज केप्ट फॉर ईच आइटम्स ऑफ स्टोर्स कार्ड? बिन या फिर वीजा, डेबिट, क्रेडिट, नन ऑफ द अबव। तो आपको बहुत ही इजी सा था क्योंकि बाकी के जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो बिल्कुल अलग से हैं और यहाँ पर किसकी बात हो रही है? जो सामग्री है, जो मटेरियल है, उसको रखने की बात हो रही है। अगर हमको नहीं भी पता इसका आंसर तो इस तरह से भी अगर आप समझने की कोशिश करिएगा कि मटेरियल की बात की जा रही है और वीजा, डेबिट या क्रेडिट ये कुछ भी मटेरियल से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है। तो क्या हुआ आपका जो बिन होता है, बिन कार्ड जो होता है, बिन पत्रक बोलते हैं हिंदी में, वो आ जाएगा इससे रिलेटेड। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो मटेरियल्स में हम ये चीज देख रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। रीऑर्डर लेवल से पूछा गया था जो वो रखे जाते हैं, स्टोर्स वाला उससे रिलेटेड था। तो मटेरियल को किस तरह से हैंडल किया जाता है, सामग्री पर कंट्रोल कैसे रखा जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं। एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल लाभ 4,88,000 है, विक्रय 21,80,000 का है, तो सकल लाभ अनुपात होगा ग्रॉस प्रॉफिट रुपीज 4,88,000, सेल्स है यहाँ पर 21,50,000, देयरफॉर द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज। यहाँ पर आपको बताना है, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आया है। इसमें आपको प्रॉफिट का रेशियो बताना है। कैसे बताना है आपको पता ही है, ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 हो जाता है अपॉन सेल्स हो जाता है। तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 4,88,000 यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर रख दीजिए, इंटू 100 हो जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, सेल्स कितने की दे रखी थी 21,80,000 की। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा इजी सा न्यूमेरिकल आया है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 चले जाएंगे, यहाँ पर डिवाइड करिएगा, डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 22.39% आ जाएगा। का एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस तरह का बहुत ही इजी सा न्यूमेरिकल आया है। वैसे मैंने आप लोग को जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस काफी डिफिकल्टी लेवल अच्छा भी रखकर कराए थे, लेकिन यहाँ पर बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आया है। एक आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रणाली के अंतर्गत पूंजी और राजस्व प्राप्तियों तथा भुगतानों के संबंध में अलग अलग खाते तैयार किए जाते हैं ताकि पूंजी प्राप्तियों और उनकी राशि के निवेश के तरीकों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जा सके? Under which system separate accounts in respect of capital and revenue received and payments are prepared in order to show clearly the capital received and the manner in which the amount thereof has been invested?
कंपाउंड इंटरेस्ट सिस्टम में, डबल अकाउंट सिस्टम में, ट्रिपल अकाउंट सिस्टम में, सिंगल अकाउंट सिस्टम में या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका जो खाते रखने की प्रणालियां होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन से मतलब नहीं है कि इसके कीवर्ड्स पर ध्यान दीजिए कि किस प्रणाली के अंतर्गत पूंजी और राजस्व प्राप्तियों तथा भुगतानों के संबंध में अलग अलग खाते तैयार किए जाते हैं। अलग अलग खाते की बात कह रही है, यानी कि प्राप्तियां अलग रखी जाती हैं, जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, पेमेंट किया जा रहा है उसके लिए अलग से रखे जा रहे हैं। तो कौन सा हो जाएगा, जब दोनों पक्षों पर ध्यान दिया जा रहा होता है तो आपकी कौन सी हो जाती है, दोहरा खाता प्रणाली हो जाती है, डबल एंट्री सिस्टम हो जाता है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, दोहरा खाता प्रणाली। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन बहुत बड़ा सा बना दिया है सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डबल अकाउंट सिस्टम यहाँ पर आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यम नगद और किराया खरीद के लिए माल बेचता है। किराया खरीद बिक्री के लिए सकल लाभ की दर लागत का 2.5% होती है। Enterprises sells goods for cash and hire purchase. The rate of gross profit for hire purchase sales is -% on cost. 50%, 32%, 45%, 35%, none of the above। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपके कोई अलग से बताया नहीं गया है कि लाभ की दर लागत का कितने प्रतिशत है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि सेल्स पर कितने परसेंट में दे रहा है या कोई भी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। लेकिन यहाँ पर जो आपके आंसर की है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 32% इन्होंने आंसर बताया है। 32%। तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि किस बेसिस पे 32% आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की किस धारा के अंतर्गत पंजीकरण की प्रक्रिया से संबंधित है? अंडर विच सेक्शन ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स CGST एक्ट 2017 रिलेटिंग टू प्रोसीजर्स फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 26, 07, 25, सेक्शन 7, सबसेक्शन 1A, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर क्या कह रहा है कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर जो आपका GST होता है, CGST की यहाँ पर बात हो रही है, CGST अधिनियम 2017 है, उसकी कौन सी धारा जो है वो पंजीकरण के बारे में कि क्या प्रोसेस होती है पंजीकरण की उससे रिलेटेड है, तो कौन सी हो जाएगी, वो सेक्शन 25 है, धारा 25 है। तो काफी क्वेश्चंस जैसे कि देखने को मिल रहे हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके सेक्शंस बहुत पूछी गई हैं। तो एक आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे लेखा परीक्षा रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हैं? टू होम द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सबमिट्स द ऑडिट रिपोर्ट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ द अबव। तो किसको अपनी रिपोर्ट देता है? जो कैग होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि जो भी नियुक्त करता है उसी के सामने ही रिपोर्ट अपनी रखी जाती है। जैसे कि ऑडिटर होता है, ऑडिटर को शेयर होल्डर्स जो है नियुक्त करते हैं, तो शेयर होल्डर्स के ही सामने जो एनुअल मीटिंग होती है उसमें जो ऑडिटर होता है अपनी रिपोर्ट को रखता है। सेम वैसे ही कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके द्वारा की जाती है। तो अपनी रिपोर्ट भी कैग किसको देगा? राष्ट्रपति को ही देगा, प्रेसिडेंट को देगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धारा के अनुसार चेक का आहर्ता अर्थात बैंकर जिसके पास चेक जारी करने वाले अर्थात ग्राहक की पर्याप्त धनराशि है जो ऐसे चेक के भुगतान के लिए उचित रूप से लागू होती है, उसे विधिवत रूप से अपेक्षित होने पर चेक का भुगतान करेगा और ऐसे भुगतान में चूक होने पर ऐसे चूक के कारण हुई किसी भी हानि या क्षति के लिए चेक जारी करने वाले को क्षतिपूर्ति करेगा। आपको बताना है कि किस सेक्शन में आ रहा है। तो ये जो चेक के बारे में या चेक से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन दे रखी गई है वो किस सेक्शन में आ रही है, ये क्वेश्चन पूछा है तो वो हो जाएगा आपका धारा 31, सेक्शन 31। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, काफी डीपली जाकर पूछा गया है, तो सेक्शंस को इस बार बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो किसी तरह का अगर पेपर बना तो 8-10 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन सिर्फ सेक्शन से ही निकल करके आ रहे हैं, तो वहां पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वाउचर के प्रकार है, टाइप्स ऑफ वाउचर्स आर कंपाउंड ट्रांजैक्शन वाउचर, सिंपल ट्रांजैक्शन वाउचर, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन वाउचर्स, ऑल ऑफ दीज। तो वाउचर जो होता है, जो प्रमाणक होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपके तीनों ही तरह के होते हैं, तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। कि मिश्रित भी होते हैं, सरल भी होते हैं और जटिल भी होते हैं, ये तीनों ही टाइप्स होते हैं वाउचर के। एक आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पेटेंट और लीज होल्ड जैसी अमूर्त संपत्तियों के लिए लागत आवंटन से संबंधित होता है। Dash relates to cost allocation for intangible assets each as patent such as patent and leaseholds. Amortization, depreciation, depletion, estimation, none of the above। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो पेटेंट है या फिर जो लीज होल्ड एसेट्स होती हैं यानी कि इंटेंगिबल एसेट्स जो होती हैं
उनपे जो लागत आवंटन से संबंधित क्या होती है, कौन सी चीज इसमें मानी जाती है, तो वो हो जाती है आपकी परिशोधन, अमोर्टाइजेशन हो जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो मूल्यह्रास होता है वो तो टैंगेबल एसेट्स जो होती हैं आपकी मूल संपत्तियां होती हैं उनसे रिलेटेड हो जाता है। डिप्लेशन जो होता है तो कमी जो है, तो जैसे तेल की कुएं हैं आपकी, उससे रिलेटेड हो जाता है, या खाने होती हैं वहां पर आपकी इसके माध्यम से निकाला जाता है। तो यहाँ पर जो आपकी इंटैंगिबल एसेट है तो वहाँ पर अमोर्टाइजेशन होता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल को मुख्यालय द्वारा थोक मूल्य पर शाखाओं को भेजा जाता है, लेकिन यदि लेखा वर्ष के अंत में कुछ माल बिना बिके रह जाते हैं तो शाखाओं में इन बिना बिके माल को डैश मूल्य से कम किया जाना चाहिए। The goods are sent by the head office to the branches at wholesale price, but if some goods remain unsold at the end of the accounting year, these unsold goods at the branches must be reduced to dash price. Standard invoice, cost, discount invoice, none of that. यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हेड ऑफिस से माल को जो हेड ऑफिस से थोक मूल्य पर जो शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, वहां पर भेजा जाता है। तो अगर लेखा वर्ष के अंत तक कुछ माल जो है वो बिना बिका रह जाता है, क्वेश्चन मैं सेम ऐसे ही एज इट इज करा चुकी हूँ आप लोगों को, प्रैक्टिस सेट्स जो आए थे वहां पर। तो बिना बिके रह जाता है तो शाखाओं में बिना बिके माल को किस लागत पर दिखाते हैं, हमारी कॉस्ट होती है, लागत मूल्य पर ही उसको दिखाया जाता है। एक आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीजीएस की फुल फॉर्म, ये तो बहुत बार मैंने आप लोग को कराया है, सभी का सही हुआ होगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हो जाता है इसका करेक्ट आंसर, कि आरटीजीएस की जो फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि बीमा पॉलिसी में आमतौर पर डैश बीमा स्टॉक या किसी भी परिसंपत्ति को हतोत्साहित करने के लिए एक औसत खंड शामिल होता है। A fire insurance policy usually includes an average cost to discourage the dash insurance stock or any asset valued, assured, under, over, none of the above। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह क्या रहा है, पहले ये समझ लेते हैं कि जो अग्नि बीमा पॉलिसी होती है तो उसमें एक एवरेज कॉस्ट जो होता है वो इंक्लूड किया जाता है, यानी कि औसत वाक्य एक होता है वो इंक्लूड रहता है, जो कि डिस्करेज द अंडर इंश्योरेंस स्टॉक ऑफ और एनी एसेट, जब जो है जो स्टॉक होता है वो अंडर इंश्योर्ड होती है, यानी कि कम किया जाता है बीमा, तो वहां पर होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी रहेगा, यानी कि अग्नि बीमा पॉलिसी में आमतौर पर जो कम उस पर किया जा रहा है बीमा, तो वहां पर आपका जो होता है वो औसत खंड वाक्य शामिल रहता है। एक आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश स्टॉक का मूल्यांकन लागत या वसूली योग्य मूल्य जो भी कम हो उस पर किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डैश स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और रियलाइजेबल प्राइस विच एवर इज लेस। तो कौन सा स्टॉक होता है, उसका वो क्लोजिंग स्टॉक होता है, यानी कि जो अंतिम रहतिया होता है उसका मूल्यांकन या वैल्यूएशन निकाली जाती है। तो मार्केट वैल्यू या कॉस्ट वैल्यू जो भी कम होती है उस पर निकाली जाती है। एक आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बजट के माध्यम से प्रबंधकीय नियंत्रण की एक तकनीकी है। डैश इज द टेक्निक ऑफ मैनेजरियल कंट्रोलिंग थ्रू बजट, बस्टिंग, बस्टरी कंट्रोल, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दैट। तो ये तो डायरेक्ट आपका टॉपिक ही था जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि किसके माध्यम से, कुछ तरह का या बजट के माध्यम से प्रबंधकीय नियंत्रण की एक तकनीक होती है। तो बस्टरी नियंत्रण हो जाता है, बजट बनाना नहीं होगा, बस्टरी नियंत्रण हो जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि के तहत प्रत्येक संपत्ति के शेष पर प्रत्येक वर्ष एक निश्चित प्रतिशत पर मूल्यह्रास की गणना की जाती है, जिसे पिछले वर्ष से आगे लाया जाता है। तो अभी तक हमने एक चीज देखी कि मिनिमम आप लोग के 5 क्वेश्चंस के लगभग आए हैं डिप्रिसिएशन से, जो ह्रास वाला पॉइंट है वहां से 5 क्वेश्चन लगभग बने हैं आपके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अलग से नोट कर लीजिएगा डिप्रिसिएशन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछ रहा है कि अंडर विच मेथड डिप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एट ए certain percentage each year on the balance of each asset which is brought forward from the previous year. Revaluation, insurance policy, diminishing balance, fixed installment, none of the above। बहुत ही सिंपल सा है, साफ साफ आपसे बता रहा है कि प्रत्येक संपत्ति के शेष पर, यानी कि कौन सा मेथड होता है जिसमें प्रत्येक संपत्ति के शेष पर प्रत्येक वर्ष एक निश्चित प्रतिशत पर मूल्यह्रास की गणना की जाती है, जिसे पिछले वर्ष से आगे लाया जाता है। तो कौन सा हो जाता है, उसे कहा जाता है घटती शेष राशि, यानी कि पिछले वर्ष जो हमने निकाला डिप्रिसिएशन उसको लेस कर दिया, अब जो बैलेंस हमारे पास बचा है उस बैलेंस पर हम निकालेंगे। परसेंटेज आपकी वही रहेगी, उसमें चेंज नहीं आएगा। जैसे 10% पे अगर हम निकाल रहे हैं तो रहेगी 10% ही, लेकिन 1 लाख पर 10% हमने निकाला था तो 10 लाख डिप्रिसिएशन हम लेस करके अब अगला जो निकालेंगे वो 90,000 पे निकालते हैं नेक्स्ट ईयर में। तो हो जाता है डिमिनिशिंग वाली मेथड। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्पादन या बिक्री के आधार पर गणना की गई वास्तविक रॉयल्टी पर न्यूनतम किराए की अधिकता को डैश कहा जाता है। द एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर एक्चुअल रॉयल्टी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट और सेल्स इज टर्म्ड एज पेटेंट रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग, मिनिमम रेंट, रॉयल्टी, नॉन ऑफ द अबव। ये भी आपको रॉयल्टी चैप्टर पूरा मैंने अलग से पढ़ाया ही था। इसके अलावा जो प्रैक्टिस सेट्स थे उसमें भी ये क्वेश्चन कई बार मैंने इंक्लूड किया है। तो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसे शॉर्ट वर्किंग कहा जाएगा। साथ साथ आपको क्वेश्चन में कह रहा है एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर एक्चुअल रॉयल्टी, यानी कि मिनिमम रेंट एक्सेस का मतलब क्या हो जाएगा? मिनिमम रेंट ज्यादा है, आपका जो मिनिमम रेंट है वो ज्यादा है और एक्चुअल रॉयल्टी कम आई है, तो क्या बनेगी? शॉर्ट वर्किंग बनेगी। अगर इसका जस्ट अपोजिट होता कि रॉयल्टी ज्यादा होती, मिनिमम रेट कम होता, तो क्या बनता? सरप्लस बनती। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डैश वह होता है जो दावा किए जाने पर अपनी देनदारियों का भुगतान करने में सक्षम नहीं होता है। एंड डैश इज वन हु इज नॉट एबल टू पे हिज लायबिलिटीज एज एंड व्हेन क्लेम इंस्टॉलमेंट, क्रेडिटर, सॉल्वेंट, रिटर्न, नन ऑफ द अबव। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। डायरेक्ट आपसे कह रहा है कि कोई व्यक्ति है जो अपने देनदारों को भुगतान करने में सक्षम नहीं है, लायबल नहीं है कि वो अपनी जो भी उसके लायबिलिटीज हैं उनको वो चुका सके, तो वो कौन हो जाएगा? उसे इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, उसे दिवालिया बोलते हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में डैश से राष्ट्रीय वस्तु सेवा कर लागू किया गया। नेशनल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम। बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है जीएसटी का। ये आप सभी को पता होगा कि कब से किया गया था? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 से भारत में जो जीएसटी था वो लागू हुआ था, जो जीएसटी एक्ट है वो लागू हुआ था। तो इस जीएसटी पर पूरी एक अलग से वीडियो भी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराई थी, जहां पर बहुत डिटेल में अच्छे से सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया था। तो यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश लॉसेस लाइक कैश डिप्लेशन, स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस etc, अबनॉर्मल, लॉन्ग टर्म, इन्वेंट्री, नॉर्मल, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर मेनली आपको ये पूछा गया है कि वो सारी हानियां जो कि इससे नकद गबन किया गया या फिर आग से जो है नष्ट हुआ स्टॉक या फिर बीमा है जो कवर नहीं किया गया था, तो वो किसमें आएगा, किस तरह की हानि होती है? तो वो आपकी असामान्य अबनॉर्मल लॉस कहलाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कोडिंग प्रणाली कुछ या सभी पहचान करने वाले वर्ण वर्णमाला के एक समूह के अक्षर हैं। डैश कोडिंग सिस्टम सम और ऑल आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर और लेटर्स ऑफ ए सेट ऑफ अल्फाबेट। ब्लॉक कोडिंग, मैनेमिक कोडिंग, ग्रुप कोडिंग या फिर हेचिकल कोडिंग या फिर नन ऑफ द अबव। तो कौन सी कोडिंग ये रहती है? क्वेश्चन आपका कंप्यूटर रिकॉर्डिंग से रिलेटेड हो जाएगा। किस तरह की कोडिंग होती है? तो ये हो जाती है आपकी निमोनिक कोडिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि व्यक्ति कर निर्धारण आदेश से डैश दिनों के भीतर रिटर्न प्रस्तुत करता है तो कर निर्धारण आदेश वापस ले लिया जाएगा। डैश डेज इफ द पर्सन furnishes the return within dash days from the assessment order, the assessment order will be withdrawn. 20, 15, 40, 30, none of the above। तो कितने दिन होते हैं? यदि कर निर्धारवश यानी कि जो कर निर्धारण का आदेश दिया गया है कितने दिनों के भीतर जो है रिटर्न प्रस्तुत कर देगा अपना खुद से, तो जो है वहां पर उस आदेश को वापस लिया जाएगा। तो 30 डेज का टाइम दिया जाता है, 30 दिनों के भीतर। एक आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन डी होगा। ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया हुआ है। नेक्स्ट है, विभागीय खातों के तहत विभिन्न विभागों के बीच मूल्य ह्रास को किस आधार पर आवंटित किया जाना चाहिए? अंडर डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, व्हाट इज द बेस ऑफ ऑन विच डिप्रिसिएशन शुड बी अलोकेटेड अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स? पावर, एडवर्टाइजिंग, एसेट एम्प्लॉयड, इंश्योरेंस प्रीमियम, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग से रिलेटेड भी, तो आपको एक वीडियो मैंने प्रोवाइड कराई थी, आई होप आप लोगों ने देखी है। तो अभी जो नए स्टूडेंट हैं जिनका अब पेपर होने वाला है, तो वो क्लासेस की वीडियोस जरूर से देख लीजिए। उसमें अब और भी क्लासेस की वीडियोस ऐड हो जाएंगी। जो अभी इसमें टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको कवर करना है, तो उनकी भी वीडियोस आएंगी, तो उनको देख लीजिएगा प्रीवियस सारी वीडियोस को, और आगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, जिससे कि वो वीडियोस आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि विभागीय खातों के तहत विभिन्न विभागों के बीच में मूल्य ह्रास को किस आधार पर आवंटित करते हैं, यानी कि जो डिपार्टमेंट बहुत से हैं, तो उन डिपार्टमेंट में अलग अलग डिप्रिसिएशन को कैसे उन पर हम चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर क्या उसका बेस होता है, किस बेसिस पे उसको हम चार्ज करते हैं? तो वो हो जाता है नियोजित संपत्ति, एसेट एम्प्लॉयड, कितनी एसेट इसमें एम्प्लॉय है उसके बेसिस पे निकाला जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लेखांकन मानक कहता है कि वित्तीय विवरणों में सभी मटेरियल मदों का खुलासा किया जाना चाहिए जिनके ज्ञान से वित्तीय विवरण के उपयोगकर्ता के निर्णय प्रभावित हो सकते हैं? विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स स्टेट्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड
disclose all material items the knowledge of which might influence the decisions of the user of the financial statement. अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड 3 है, 4, 2 या 1 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा कह रहा है? तो सिंपल सी बात है, वित्तीय विवरणों के बारे में जो बता रहा है कि कौन से वित्तीय विवरण होते हैं, कौन उनका यूज करते हैं, वो वाला लेखांकन मानक कौन सा है, तो वो हो जाता है आपका लेखांकन मानक 1, यानी कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहला ही होता है वो उसके बारे में सारी सूचना देता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बहुत इजी सा क्वेश्चन आया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय माल और सेवा कर सीजीएसटी अधिनियम 2017 की किस धारा के तहत इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का अर्थ किसी भी व्यक्ति से है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सुविधा या प्लेटफॉर्म का स्वामित्व, संचालन या प्रबंधन करता है। अंडर विच सेक्शन ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सीजीएसटी एक्ट 2017 इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर मीन्स एनी पर्सन हु ओन्स, ऑपरेट्स or manages digital or electronic facilities or platform for electronic commerce. Section 245, Section 0725, Section 7 none of the above। तो यहाँ पर इसमें कौन सी सेक्शन हो जाती है? इसमें आपकी हो जाती है 2 सबसेक्शन 45। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पर भी आपकी धारा पूछी गई थी। डिफिकल्ट है थोड़ा सा, क्वेश्चन लेवल थोड़ा सा अप है, तो यहाँ पर बहुत से बच्चे कर पाए होंगे, तो काफी बच्चे यहाँ पर नहीं भी निकाल पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सामान्य दक्षता के साथ किए गए कई नियोजित कार्यों की संयुक्त कार्रवाई के परिणाम स्वरूप फॉर्मान का एक विस्तृत विवरण है। अ डैश इज द डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ फॉर कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम ज्वाइंट एक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ प्लान्ड ऑपरेशंस कंडक्टेड विद नॉर्मल इफिशियंसी प्लानिंग फॉर कॉस्ट एस्टिमेट बजट नन ऑफ दैट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपकी डिफिनेशन एक कहाँ से दे रखी है, किसकी डिफिनेशन है? यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। इसके बारे में कहा गया है कि कौन सा ऐसी चीज होती है जिसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, अपने कार्यों को फॉर कॉस्ट करते पहले से अंदाजा लगाते हैं, उसी के बेसिस पे अपने सारे ऑपरेशंस को करते हैं, तो बजट होता है। जब आप किसी चीज का बजट बनाते हैं तो आपके पास एक एस्टिमेट होता है ना, अनुमानों पर आधारित एक चीज होती है जिसके बेसिस पे आप ये देखते हैं कि हमें किस तरह से कार्य करना है, किस विभाग में कितना हमको एक्सपेंसेस करने हैं, कितनी सेल होगी हमारी, कितना हमें प्रोडक्शन करना है, तो उसका एक पहले से आइडिया लग जाता है, तो वो आपकी बजट कहलाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कार्ड उपयोगकर्ताओं को एक निश्चित सीमा तक पैसे उधार लेने की अनुमति देता है। डैश कार्ड्स अलाउ यूजर्स टू बोरो मनी अप टू अ सर्टेन लिमिट। गिफ्ट कार्ड, एटीएम, डेबिट, क्रेडिट, उसमें से कोई नहीं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि जो यूजर्स होते हैं उनको एक निश्चित राशि उनके यानी कि जितना अमाउंट है उससे तक पैसे उधार लेने की अनुमति दे रहा है, तो वो कौन सा कार्ड होता है? क्रेडिट कार्ड होता है, सभी को पता होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि परिसंपत्तियां देनदारियों से अधिक हैं तो फर्म को डैश कहा जाता है। If the asset exceeds the liabilities, the firm is called solvent, agent, underwriter, insolvent, none of the above। क्या कह रहा है? परिसंपत्तियां देनदारियों से अधिक हैं, यानी कि जो हमारी लाइबिलिटीज हैं उससे ज्यादा हमारी एसेट्स हैं, एसेट्स ज्यादा हैं, लाइबिलिटीज कम है, तो उस टाइम में फर्म जो होगी वो क्या कहलाती है? तो सिंपल सी बात है, वो सॉल्वेंट कहलाती है, शोधक्षम कहलाती है। जो इंसॉल्वेंट होता है, दिवालिया, उसका अपोजिट हो जाता है सॉल्वेंट, यानी कि शोधक्षम। उसके पास इतनी क्षमता है कि वो शोधन कर सकता है अपने ऋणों का। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश इंटरनेट प्रौद्योगिकी की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करने का एक तरीका है। डैश इज ए वे ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट टेक्नोलॉजी, स्टैंडर्ड प्रोग्राम, स्कैनर, ई कॉमर्स, इंटरनेट, नन ऑफ दैट। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सी इसमें से टेक्नोलॉजी है या प्रौद्योगिकी है जो कि सहायता करती है इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या एक आंसर होगा? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जो होती है वो हमको प्रोवाइड कराती है वो फैसिलिटी, जिसके बेसिस पर हम इंटरनेट के माध्यम से व्यापार बिजनेस कर सकते हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी थे कि देखते ही आपने लगा दिया होगा। तो नेक्स्ट है, ये भी आपका सेक्शन से पूछा गया है। परिक्राम में लिखित अधिनियम 1881 की किस धारा के अनुसार चेक एक निर्दिष्ट बैंकर पर तैयार किया गया विनिमय पत्र है और मांग के अलावा किसी अन्य तरीके से देय नहीं है? ये कौन सी धारा में आएगा? चेक के बारे में डिफिनेशन है, बताया गया है। किस सेक्शन में आ रहा है? ये आपका आ जाएगा सेक्शन 6 में, धारा 6 में। तो एक आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मुफ्त नमूनों के रूप में वितरित माल किस खाते में डेबिट किया जाता है? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल डेबिटेड टू विच अकाउंट? एडवर्टीजमेंट अकाउंट, वेजेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे
कि मुफ्त नमूने के रूप में वितरित किया गया माल है कहाँ जाएगा, तो साफ साफ कह रहा है कि विज्ञापन खाता बनाया हुआ है तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट में जाएगा। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंसी टाउन दिवालिया अधिनियम डैश जो मुंबई, कोलकाता और चेन्नई दिवालिया के प्रेसिडेंसी टाउन में रहने वाले व्यक्तियों पर लागू होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सन कौन सा होगा। तो सन कौन सा इसमें हो जाएगा, 1909 हो जाएगा। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। दो है, एक एक्ट आपके प्रोविंशियल है और प्रेसिडेंसी है। प्रेसिडेंसी किसमें है, 1909 में आता है और प्रोविंशियल 1920 1920 में आता है। तो अगर आपको दोनों ही मैंने पढ़ाए हुए इंसॉल्वेंसी एक्ट में, अगर आपने अच्छे से याद रखे होंगे, पढ़े होंगे, तो वहाँ पर बहुत ईजी रहा होगा क्वेश्चन। तो यहाँ तक आपके कॉमर्स का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे आपसे कंप्यूटर पूछा गया है, तो कंप्यूटर की भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए मुझे। तो कंप्यूटर में क्या क्वेश्चन पूछे गए तो उनको मैं डिटेल में आप लोग को समझाऊंगी, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा अगर आपको कंप्यूटर के रिलेटेड वीडियो भी चाहिए है। तो यहाँ पर इसका कंप्लीट एनालिसिस हो जाता है, जिससे कि समझ ये निकल के आती है कि आपके सेक्शंस बहुत पूछे गए हैं, यानी कि जो धाराएं हैं वो बहुत आए हैं अलग अलग, चाहे वो आपका जीएसटी से रिलेटेड हो या फिर जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे रिलेटेड हो, तो उसमें आपकी धाराएं बहुत पूछी गई हैं। तो आगे वीडियोस जो आपकी आएंगी तो बहुत ही शॉर्ट वीडियोस मैं प्रोवाइड कराऊंगी आपको, जिसमें कि हम अलग अलग धाराओं को, अलग अलग टॉपिक्स की जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है उनको पढ़ेंगे, चाहे वो ऑडिटिंग से रिलेटेड हो, कंपनी लॉ से रिलेटेड हो, या फिर आपके जीएसटी से रिलेटेड हो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उससे रिलेटेड हो, या फिर इनकम टैक्स की हो। तो आज की वीडियो में हमें यहाँ तक कंप्लीट एनालिसिस कर लिया हमने, हमें समझ में आ गया कि किस तरह से पेपर आया है। तो अब आपकी जो प्रैक्टिस सेट आएंगे उसी पर बेस रहेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा कि रेगुलर आपको वो वीडियोस मिलती है, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, लाइक बहुत कम आते हैं, सारे बच्चे लाइक जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।